हाय फ्रेंड्स, मैं इसके चैनल से फिर से स्वागत करता हूं आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिफिनीशन देखा, स्वपोषण के बारे में देखा, पर पोषण भोजन के आधार पर हम लोग कार्य के अनुसार भोजन को कई वर्गों में बांटा है इत्यादि प्रश्नों के बारे में चर्चा किया। तो आइए शुरू करते हैं उससे आगे के सेशन को। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और प्रत्येक वीडियो का PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे प्रत्येक वीडियो का PDF नोट्स अपलोड करते रहता हूँ। तो आइए हम लोग उससे आगे के सेशन को शुरू करते हैं। वहाँ पे हमने परपोषी के बारे में देख लिया था, परपोषण के बारे में देखा। आइए यहाँ पे उससे आगे के सेशन को देखते हैं। स्वपोषी यानी कि ऐसे जीव जिन पर निर्भर न होकर के अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे स्वपोषी के अंतर्गत हम लोग हरे पौधों को रख सकते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वे स्वपोषी होते हैं। परपोषण यानी कि परपोषण ऐसी प्रक्रिया होती है जिनमें जीव अपना भोजन न करके अपना भोजन किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। अब ये परपोषण के प्रकार कई होते हैं। परपोषण के 3 प्रकार: मृत जीव, परजीवी और प्राणीसम। तो मृत जीवी पर पोषण करने वाले कौन कौन है? तो ऐसे पोषण में जीव मृत जंतुओं या पौधों के शरीर से अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं, जैसे सैक्रोफाइटस इत्यादि। और ये प्रकार हैं बैक्टीरिया, कवक इत्यादि। और नोट के माध्यम से हमने एक बात बताया है आपको, मृत जीवी अपघटक हैं। कैसे? मृतजीवी जो हैं अपघटक हैं कैसे? तो हम जानते हैं कि मृतजीवी अपना भोजन सड़े गीले जंतुओं से प्राप्त करते हैं और वह भोजन को मूल तत्वों में बदल देते हैं। यह मूल तत्व पुनः मिट्टी में बदल जाता है और उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाते हैं। इन तत्वों को पुनः हरे पौधे उपयोग में लाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि मृतजीवी क्या है? अपघटक है। कोई दिक्कत? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट डाउन करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। परजीवी, जिसे हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है। कोई दिक्कत? जैसे पोषी, जिसके शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे पोषी कहलाते हैं। पोषी किसे कहते हैं? तो जिसके शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वे पोषी कहलाते हैं। और थर्ड हमने क्या बताया? प्राणी संपोषण। तो वैसा पोषण जिनमें प्राणी जो है ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा करते हैं, ऐसा पोषण प्राणी संपोषण कहलाते हैं। और प्राणी संपोषी क्या है? ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राणी संपोषण द्वारा प्राप्त करते हैं, प्राणी संपोषी कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य। परपोषी, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें हम लोग परपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो हरे पौधों होती है। हरे पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनता है, इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। वहाँ पे एक जगह जब हम आपको केमिस्ट्री का प्रत्येक वीडियो हमने अपलोड कर चुका है, और केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर का नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी जा सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हरे पौधे क्या करें? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये उन प्रक्रियाओं को हम रासायनिक समीकरण द्वारा बता सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को हमको बताना है।
तो विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटना। अगला है हमारा, पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। और लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज में परिवर्तित होना प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित के प्रमुख कितने घटक होते हैं? तो पर्णहरित के मुख्य 4 घटक होते हैं। पहला तो ये है कि पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, जैथोफिल, आइकैरोटीन, ये पर्णहरित के मुख्य घटक होते हैं। और यहाँ पे हमने बताया पर्णहरित ए का रंग कैसा होता है? नीला नहीं तो हरा होता है। पर्णहरित बी का रंग पीला और हरा होता है। और जैथोफिल का रंग नारंगी एवं पीला होता है। और कैरोटीन का रंग नारंगी रंग का होता है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो इन बातों को आप याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम नोट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। हरित लवक में पाए जाने वाले सभी रंजक जो हैं कमोबेश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, याद रखिएगा। हरित लवक क्या है? तो किसी पत्ती के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि पत्ती में हरे रंग की अंडाकार रचनाएं होती हैं, इन्हें हम लोग हरित लवक के नाम से जानते हैं। और पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर्णहरित में क्या पाया जाता है? तो पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं? तो हम जानते हैं कि हरित लवक में पर्णहरित पाए जाते हैं, पता है आपको। तो चूंकि यह अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और हम जानते हैं कि क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषित अंगक कहते हैं। यहाँ से ध्यान रखिएगा। एक बात और हमने नोट के माध्यम से आपको बताया है, पत्तियों के बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस में एक रंध्र या स्टोमेटा होता है। यह विशिष्ट कोशिका द्वारा बना होता है जो बंद हो जाता है एवं खुला रहता है। इसका नियंत्रक गार्ड सेल्स होता है। इन्हीं रंध्रों के द्वारा तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को मिलता है, इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन और जल निष्कासित होते रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक क्या हैं? तो पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश, ये 4 प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। कौन कौन? पर्णहरित, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल तथा सूर्य का प्रकाश। अगला है पर्णहरित या क्लोरोफिल, इसका कार्य क्या है? तो पर्णहरित या क्लोरोफिल जो होता है, पौधों को हरा होना या न होना कोई जरूरी नहीं है कि हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण केवल पर्णहरित के उपस्थिति में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल में होती है, अतः क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। कोई दिक्कत? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कार्य है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को वायुमंडल से प्राप्त होता है। कहाँ से? वायुमंडल से प्राप्त होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% है। कितना है? 0.03%। अतः कह सकते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार है। अगले प्रोसेस ये जल और सूर्य का प्रकाश का उपयोग भी करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।